करीब 9 बज गए हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। लेकिन शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि टोक्यो ओलंपिक से आ रही है, जहां पर पुरुष हॉकी के सेमीफाइनल में बेल्जियम के हाथों 5-2 से हार का सामना पड़ा है टीम इंडिया को। लेकिन कांस्य पदक की उम्मीद अब भी बरकरार है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके टीम का हौसला बढ़ाया है। अगला मैच जो टीम खेलेगी वो कांस्य पदक के लिए होगा। लेकिन 2-5 से भारत को हार का सामना करना पड़ा है। सेमीफाइनल में बेल्जियम ने भारत को हरा दिया है। सेमीफाइनल का ये बेहद दिलचस्प मुकाबला जो सुबह 7 बजे से शुरू हुआ, पहले क्वार्टर तक भारत ने बढ़त बनाए रखी थी, 2-1 से भारत आगे था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मैच बढ़ा, बेल्जियम ने अपना दमखम दिखाया और 2-5 से भारत को हरा दिया है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट, उन्होंने कहा है कि जीत और हार जीवन का हिस्सा है। ऐसे में टीम को निराश नहीं होना चाहिए और आगे के मैच पर फोकस बेहद जरूरी है। आगे के मैच के लिए प्रधानमंत्री की शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि अगले मैच में जीत जान से खेलें। हार और जीत जीवन का हिस्सा है, इसीलिए हार पर निराश ना हो। टोक्यो से मेरे सहयोगी राहुल रावत इस वक्त जुड़ गए हैं। राहुल, देखिए, पहले क्वार्टर तक तो लग रहा था कि आसानी से भारत ये मैच अपने नाम कर लेगी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ा, हमने देखा कि कैसे पेनल्टी कॉर्नर्स के जरिए बेल्जियम ने बढ़त बना ली। निराशाजनक, लेकिन अभी भी कांस्य की पदक की उम्मीद बरकरार। बिल्कुल, और जैसे आपने कहा कि शुरुआत जो हम भारत की हुई थी वो बहुत अच्छी हुई थी। इनफैक्ट 3 क्वार्टर्स तक भारत ने बहुत अच्छा खेला। ये मैच, ये मुकाबला नेक एंड नेक चल रहा था, पर आखिरी क्वार्टर में यानी आखिरी 15 मिनट में बेल्जियम ने जिस हिसाब से भारत को डोमिनेट किया, वहां से लगा कि क्योंकि बॉल जो थी वो हमेशा भारत के पाले में ही रह रही थी, यानी बेल्जियम अटैक करने में कामयाब भी हो रहा था और अटैकिंग जो गेम खेल रहा था उसको वो कैपिटलाइज करके गोल भी कर रहा था। मुझे लगता है कहीं ना कहीं फिटनेस और ये जो गर्मी है, क्योंकि बेल्जियम का मोमेंटम कम नहीं हुआ। भारतीय टीम 3 क्वार्टर तक अच्छा खेली, यानी करीब करीब वो 45 मिनट तक बहुत अच्छा खेली। वो बराबरी पे थी कि बेल्जियम वर्ल्ड चैंपियन है, पिछली ओलंपिक्स की सिल्वर मेडलिस्ट है। अब दोबारा वो गोल्ड और सिल्वर के लिए मुकाबला करेगी। पर भारत के लिए थोड़ी निराशा जरूर है, पर जो मेडल है वो, जैसे आपने कहा, अभी भी उसके लिए जो खबर है या बात है मेडल की, वो खत्म नहीं हुई है, क्योंकि आप परसों दोबारा आएंगे और ब्रॉन्ज मेडल प्लेऑफ मैच खेलेंगे, तो वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी। इतिहास आपने ऑलरेडी रच दिया है, पर वही है कि ये कैंपेन जो है आपकी, अगर मेडल आप जीतेंगे तो उस कैंपेन जो है वो अब ठीक है। राहुल, मैं लौटूंगी आपके पास। पूर्व हॉकी खिलाड़ी दिलीप जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिलीप जी, किस तरीके से आज का मैच आप देखते हैं? भारत की परफॉर्मेंस को देख के आप क्या कहेंगे? भारत टीम का परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार रहा। जैसे आप कह रहे थे कि फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर हम लोग एक्सीलेंट हॉकी खेले, इवन थर्ड क्वार्टर तक हम बहुत ही अच्छा हॉकी खेले हैं। हम 2-1 का लीड पे थे, और उसके बाद जो हमें शॉर्ट कॉर्नर मिली, उस शॉर्ट कॉर्नर पे हम गोल कन्वर्ट कर नहीं पाए, यही प्रॉब्लम रहा। और डेफिनेटली बेल्जियम की एक वर्ल्ड कप चैंपियन टीम है, लास्ट ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट टीम है, और सिर्फ लास्ट क्वार्टर मेरे ख्याल से बेल्जियम उनका हम बेल्जियम के पास आज के तारीख पे मेरे ख्याल से वर्ल्ड क्लास फ्लिकर हैं, और उसी की आज का गेम था किसी गोल के ऊपर डिपेंड कर रहा था, और हम मिस किए। लास्ट मोमेंट में उन्होंने गोल स्कोर किया, इतना ही डिफरेंट रहा। बस हम सब उम्मीद थी, लेकिन हम खुद मैच को खुद गंवाए हैं। ठीक है दिलीप जी, मैं लौटूंगी आपके पास, क्योंकि जिस तरीके से आज भारत का परफॉर्मेंस रहा है, उम्मीदें बहुत ज्यादा थी भारत से, लेकिन निराशा कहीं ना कहीं इस मैच को लेकर। आगे भी अभी भी कांस्य पदक की उम्मीद बरकरार है। उस मैच को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि अब ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी का मुकाबला है, उसमें से जो भी लूजर होगा उसके साथ भारत का मुकाबला होगा। ऐसे में वहां पर भारत के क्या चांसेस है दिलीप जी? देखिए, अभी भी हम उम्मीद कर रहे हैं, और आज हमारे खिलाड़ी रियलाइज करेंगे कि आज का मैच खुद गंवाए हैं, और एक मौका है जो ब्रॉन्ज मेडल के लिए।
और ऑस्ट्रेलिया जर्मनी दोनों टीमें स्ट्रांग साइड हैं और जो लूज होगा उनके साथ खेलेंगे। और हमारी स्ट्रेंथ भी इस वक्त बेटर है क्योंकि हम बेटर हॉकी खेलते आ रहे हैं। और उम्मीद है मुझे कि सेमीफाइनल मैच के बाद जब हम ब्रॉन्ज मेडल के लिए जाएंगे, जिसके सभी लूजर हैं, हमारा कोशिश है, हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे इंडियन मेंस टीम जिस परफॉर्म करते आ रहे हैं उसी जोश के साथ, उसी स्पिरिट के साथ, उसी कॉन्फिडेंस के साथ ब्रॉन्ज मेडल खेलेंगे, जीते हम चाह रहे हैं। दिलीप जी, कौन से वो फ्रंट्स हैं जहां पर भारत को अभी भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है या वहां से सबक लेने की जरूरत है? क्योंकि आज भी हमने देखा कि कई बार मैच रेफरी के भी कई डिसीजंस पर सवालिया निशान उठे, क्योंकि वीडियो रेफरल के लिए कहा गया, उस समय मैच रेफरी ने वीडियो रेफरल नहीं लिया। इस तरह की तमाम चीजें आज के मैच में भी हुई। मेरे ख्याल से वीडियो रेफरल का जो था, मेरे ख्याल से हम लोग लूज किए हैं। शायद हम लोग वीडियो रेफरेंस हमारे पास नहीं था, इसलिए शायद वीडियो जो थर्ड एम्पायर का हम हेल्प ले नहीं पाए। लेकिन सबसे बड़ी मुझे लग रहा है कि हमें भी जो इम्पोर्टेंट मैच में, सेमीफाइनल मैच में या ब्रॉन्ज मैच में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जो स्टार खिलाड़ी हैं, जो फ्लिकर हैं, डायरेक्ट फ्लिकर जो कर रहे हैं, हमारे ले रहे हैं, रुपिंदर पाल सिंह, हरमनप्रीत, इनके ऊपर काफी डिपेंड कर रहा है। और यदि शायद आज के मैच में दोनों खिलाड़ी यदि हमारे राइट टाइम में हमें गोल दे देते तो आज का जो अभी जो फाइनल स्कोर जो नौबत हम देख रहे हैं, ये देखने की नौबत नहीं मिलती। सो नेक्स्ट मैच भी हमें डिपेंड करेगा शॉर्ट कॉर्नर के ऊपर। सो हम यदि शॉर्ट कॉर्नर में गोल करते हैं तो डेफिनेटली ब्रॉन्ज मेडल भी हमारे पास आएंगे, मुझे लग रहा है। ठीक है दिलीप जी, अब आपने बताया कि किस तरीके से अभी भी कांस्य पदक की उम्मीदें बरकरार हैं। भारत को अब अपनी जो जितनी भी परफॉर्मेंसेज हैं उनसे कई एस्पेक्ट्स में सीखना होगा। सुनील जी भट्ट मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ आर्मी के जवान मौजूद हैं। सुनील, अभी भी जोश बरकरार है क्योंकि हार तो हुई है लेकिन अभी भी उम्मीद बाकी है कांस्य पदक के लिए? बिल्कुल नेहा, अभी से कुछ देर पहले जो है यहाँ पर काफ़ी उत्साह था और जो सीआरपीएफ के जवान थे, इनको पूरी उम्मीद थी कि जो भारतीय टीम है वो मैच जीतेगी और फाइनल में प्रवेश करेगी। लेकिन अब थोड़ी सी मायूसी है, लेकिन उसके बावजूद भी सीआरपीएफ जवानों का कहना है कि अपनी शुभकामनाएं देते हैं भारतीय टीम को और इनको पूरी उम्मीद है कि वो कांस्य पदक लेकर आएंगे। हम यहाँ पर सीधा सीआरपीएफ के जवानों से बात करते हैं। जी, आपका नाम? जी सर, आशीष कुमार तिवारी मेरा नाम। आशीष जी, अभी जो मैच चल रहा था आप सब लोग काफ़ी उत्साहित थे, अभी क्या मायूसी है? नहीं सर, मायूसी नहीं है। हमारे खिलाड़ियों ने टीम मतलब पूरे इंडिया का दिल जीता हुआ है, जो कि बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी मेहनत की है, सब कुछ ठीक था। अब आगे चल के मेडल लाने के लिए काफ़ी उत्साहित। अभी उम्मीद है ब्रॉन्ज मेडल लेकर? ब्रॉन्ज मेडल लेके अभी आएंगे हम लोग। शुभकामनाएं कैसे देंगे भारतीय टीम? सुनील जी भट्ट मेरे सहयोगी इस वक्त सीधे जम्मू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे सहयोगी बोरिया मजुमदार इस वक्त टोक्यो से लाइव जुड़ गए हैं। बोरिया, किसी खिलाड़ी से पोस्ट मैच आपकी बात हो पाई हो, कहां चूक रह गई? देखिए, श्रीजेश से बात हो रही थी, उसके बाद मैं यहाँ चला आया। चूक अगर आप मेरे से कहते हो तो वो चौथा क्वार्टर में मनप्रीत सिंह को जब ग्रीन कार्ड दिखाया गया, ऐसा अगर एक इंटेंस मैच में आपका कैप्टन 2 मिनट के लिए बाहर चला जाता है, उसी समय हमारा जो लय था, जो संतुलन था, जो एक पैटर्न था हमारा गेम का, वो थोड़ा सा चूक गया। और अगर आप देखें, बेल्जियम उसी का एडवांटेज लेके तीसरा गोल कर दिया। पेनल्टी कॉर्नर 2-3 उनको मिल गए, वहां से कन्वर्ट हो गया। अगर 5-2 स्कोर लाइन आप देखते हो तो आपको लगेगा कि अरे इंडिया को कंप्लीटली आउटक्लास्ड हो गया। एब्सोल्युटली नॉट। पहला 3 क्वार्टर इंटेंस था। अगर पहला क्वार्टर के एंड में हम 2-1 आगे थे, वहां पे हरमनप्रीत को पेनल्टी कॉर्नर मिला था, वो 3-1 कर देते तो दूसरा बात था। तीसरा क्वार्टर के बाद अगर वो मनप्रीत को ग्रीन कार्ड नहीं मिलता, मैं बार बार ये कहता हूं, अगर ये इंटेंस मैच में आप 10 जन से खेल रहे हो और आपको ओपोनेंट 11 जन से खेल रहा है तो ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम होता है। वही हो गया, कैप्टन बाहर निकल गया, बेल्जियम उसका एडवांटेज लिया, वर्ल्ड चैंपियन टीम है, आपको पुश कर दिया, आप प्रेशर पे आ गए क्योंकि आपके पास 7-8 मिनट ही बाकी थे। वो 7-8 मिनट में जब आप पिछड़ जाते हो तो आपके पास ऑप्शन नहीं रहता है। उसके बाद वो जो लास्ट गोल था वो तो कंसोलेशन बेकार गोल है, क्योंकि आप गोलकीपर को हटा देते हो, यू गो एन ऑल आउट अटैक, वो नहीं बनता है, वो आप काउंट ही मत करें। जेन्युइनली अगर आप काउंट करना चाहते हो तो तीसरा क्वार्टर तक 2-2, उसके बाद वो तीसरा गोल जो हो गया और चौथा वाला पेनल्टी स्ट्रोक वाला जो वीडियो रेफरल से गया, हमारे खिलाफ एक वीडियो रेफरल गया जो पेनल्टी कॉर्नर नहीं दिया गया, और उनके फेवर में एक वीडियो रेफरल गया जो पेनल्टी कॉर्नर पेनल्टी स्ट्रोक हो गया। ये 2 टर्निंग पॉइंट से मैच निकल गया। बट मैं ये दोबारा कहूंगा,
रियो में इसी टीम से हम हारे थे नेहा, बट उसमें कोई कॉन्टेस्ट नहीं था। रियो में बेल्जियम हमें कंप्लीटली डोमिनेट करके हराया था। यहाँ पे कंप्लीटली उल्टा पिक्चर था। तीसरा क्वार्टर तक हम हर मिनट मैच में थे। चौथा क्वार्टर में भी पहला 4 मिनट में हम मैच में थे। मनप्रीत का वो ग्रीन कार्ड के साथ सब कुछ बदल गया। बट थर्सडे को 7 बजे सुबह इंडिया में, हमारे यहाँ पे 10:30 बजे दोबारा हम इसी स्टेडियम में आएंगे। मैं तो आऊँगा ही आऊँगा, आके चीयर करेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी के साथ ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी दोनों टीम आज सेमीफाइनल खेलेगा। जो हारेगा उसके साथ हमारा ब्रॉन्ज मेडल मैच है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर बांदीपुरा में इस वक्त जबरदस्त एनकाउंटर हो रहा है। 3 से 4 आतंकियों ने गांव में पनाह ले रखी है और उनके खिलाफ फौज का ये ऑपरेशन पिछले कई घंटों से जारी है। आतंकियों को हर तरफ से घेर कर हिसाब किया जा रहा है, लेकिन ये भी कोशिश है कि गाँव के स्थानीय लोग जो हैं वो उनको नुकसान ना पहुंचे, उनके घरों को नुकसान ना पहुंचे। इस गांव से ये एनकाउंटर दूर ही रहे, क्योंकि गांव में 3 से 4 आतंकी छिपे हैं। ऐसे में वहां पर कई घंटे से ये ऑपरेशन जारी है। अशरफ वानी मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए। अशरफ, इस वक्त क्या ताजा स्थिति है, क्या अपडेट है इस पूरे एनकाउंटर को लेकर? यहाँ दरअसल बीती रात को ये पुलिस को जानकारी मिली थी कि बांदीपुरा के पास जो झिस्याना गांव है, वहाँ जंगल के करीब जो है इस गांव में कुछ मिलिटेंट छुपे हैं। जब आज सुबह जब पहली रोशनी आई, पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई, तो वहां पर एक घर से जो है सुरक्षा बलों पर गोलीबारी हुई, जिसकी जवाबी कार्रवाई जो है सुरक्षा बलों ने की और मुठभेड़ शुरू हुई। अभी जैसे आपने कहा कि फिलहाल यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि जो आसपास के इलाके हैं उनको खाली कराया जाए और उसके बाद एक मौका दिया जाए छुपे हुए मिलिटेंट को कि वो सरेंडर करें। अगर ऐसा नहीं होता है तो इस मुठभेड़ को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। फिलहाल पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। जो भी रास्ते इस गांव की ओर जाते हैं या वहां से निकलते हैं उनको सील कर दिया गया है और आम लोगों को इलाके से निकलने के लिए कहा गया है। अशरफ, आतंकियों की संख्या के बारे में कोई पुख्ता जानकारी? पुलिस के पास जो जानकारी है उसके अनुसार 2 से 3 जो है आतंकी छुपे हो सकते हैं गांव में, लेकिन वो तभी साफ हो जाएगा जब ये मुठभेड़ खत्म हो जाएगी। फिलहाल जो खबर सुरक्षा बलों के पास थी और पुलिस के पास थी वो यही थी कि 2 से 3 मिलिटेंट्स का ये ग्रुप है जो इस गाँव में छुपा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो बांदीपुरा में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ पिछले कई घंटों से जारी है। यह एनकाउंटर चल रहा है, लेकिन आतंकी गांव में यानी कि रिहायशी इलाके में छुपे हुए हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सरकार के खिलाफ विपक्ष की लामबंदी को मजबूत करने के लिए राहुल गांधी ने तमाम नेताओं को नाश्ते पर बुलाया है। अब से कुछ ही देर में यानी कि लगभग 9:30 बजे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में विपक्षी नेताओं को राहुल गांधी ने नाश्ते पर बुलाया है। राहुल गांधी की ब्रेकफास्ट लिस्ट में जो संभावित नेता हैं उनमें टीएमसी के सौगत राय, डेरेक ओब्रायन, सुखेंदु शेखर रॉय, एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल और सुप्रिया सुले, डीएमके की कनिमोई और तिरुचि शिवा, समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव, सीपीएम के ई करीम, सीपीआई के विनय विश्वम, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, शिवसेना के संजय राउत और आरजेडी के मनोज झा शामिल बताए जा रहे हैं। तो सबकी नजरें टिकी होंगी इस नाश्ता नीति पर। क्या मेन्यू होने वाला है इस नाश्ते का, क्योंकि लगातार विपक्ष लामबंद हो रहा है। अब से कुछ दिन पहले भी हमने संसद के बाहर की तस्वीरें देखी थी जब ये तमाम नेता एकजुट हुए थे पेगासस जासूसी मुद्दे को लेकर। सभी ने एकजुट एक स्वर में ये मांग उठाई थी कि इस पूरे मामले में जल्द से जल्द जांच कमेटी बिठाई जाए। दोनों सदनों के विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर्स को न्योता दिया गया है। रणनीति तय करने और विपक्ष को एकजुट करने की ये एक पहल मानी जा रही है। कल भी हमने राहुल गांधी को मुखर तौर पर ये कहते सुना था कि जल्द से जल्द इस पेगासस मामले की जांच हो। अधीर रंजन चौधरी उनके साथ तब मौजूद थे, साथ ही तमाम विपक्षी दल के भी अहम नेता इसमें मौजूद थे। आनंद पटेल मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आनंद, ये जो तमाम नाम मैंने अभी गिनाए हैं सभी आ रहे हैं या फिर किसी के नहीं भी आने की खबरें हैं? नहीं, देखिए नेहा, जिनको इनविटेशन किया है वो सभी पार्टियां आ रही हैं, सिर्फ और सिर्फ बीएसपी को छोड़ करके। बीएसपी ने अपने आप को इस पूरी कवायद से अलग रखा है। उसके अलावा बाकी जितने भी विपक्षी दल हैं, चाहे वो टीएमसी हो, समाजवादी पार्टी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, दक्षिण की पार्टियां हो, एनसीपी और शिवसेना पहले ही कांग्रेस के साथ है इस पूरी मुहिम में। तो एक तरह से कह लीजिए कि पूरी जो एकजुटता है वो विपक्ष दिखाने की कोशिश कर रहा है। इस नाश्ते के आयोजन में राहुल गांधी ने
एक पहल की थी कि किस तरीके से जो विपक्ष है वो सरकार को घेरे, उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले 2 हफ्तों से विपक्ष लगातार शोरगुल तो मचा रहा है, लेकिन उस शोरगुल के बीच में सरकार अपना काम करती जा रही है। जितने भी बिल हैं सरकार पेश कर रही है वो बिल पास हो जा रहे हैं हंगामे और शोरगुल के बीच में। तो ये विपक्षी दलों को लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी जो स्ट्रेटेजी है वो काम नहीं आ रही है, सरकार पर पुरजोर दबाव नहीं बन पा रहा है, लिहाजा नए सिरे से सोचने की जरूरत है, क्योंकि 2 हफ्ते हैं अभी इस मानसून सत्र के। तो अब देखना होगा कि राहुल गांधी और बाकी जो विपक्ष के बड़े नेता हैं वो मिलकर क्या साझा रणनीति तैयार करते हैं कि सरकार पर पेगासस स्नूपगेट के मामले में और दबाव बनाया जा सके और विपक्ष और सरकार को एक मौका मिल जाए आमने सामने आने का सदन के अंदर पेगासस स्नूपिंग को लेकर के। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो पेगासस जासूसी कांड के मसले पर सरकार घिर गई है। इसी जासूसी कांड पर संसद चल नहीं पा रही, विपक्षी दल लगातार हमलावर हैं, सरकार इस मुद्दे से खुद को बचाना चाह रही है, मगर इसी वक्त बीजेपी के सहयोगी जेडीयू और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वो कह दिया जो बीजेपी की बेचैनी बढ़ाने वाला है। नीतीश कुमार ने कहा कि पेगासस जासूसी कांड की जांच होनी चाहिए। इससे पहले जातीय जनगणना पर भी नीतीश और तेजस्वी साथ साथ दिखाई दे रहे हैं। क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है ये पार्लियामेंट में कुछ लोग बोल रहे हैं और समाचार पत्रों में आ रहा है, तो उसी को देखते हैं हम लोग। लेकिन जो कुछ भी है उसके पूरे तौर पर जांच करके या आखिर किसी को किस तरह से फोन को लोग अपने ढंग से सुन रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उस पर कब्जा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये तो पूरी बात आनी चाहिए। जब इतने दिनों से लगातार लोग बोल रहे हैं तो उसके बारे में निश्चित रूप से इस पर मेरी समझ से जांच कर लेना चाहिए, ताकि जो भी सच्चाई हो वो सामने आ जाए। और कभी भी कोई किसी को डिस्टर्ब करने के लिए, परेशान करने के लिए कोई इस तरह का काम करता है तो ये नहीं होना चाहिए। जरूर होना चाहिए कास्ट बेस्ड सेंसस, ताकि मालूम हो जाए और जो गरीब गुरबा तबके के लोग हैं, SC ST के अलावे बाकी जो लोग हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा और पता चल जाएगा कि सही मायने में इनकी संख्या कितनी है। और जब संख्या का पता चलेगा तो आप उनके उद्धार के लिए भी, उनको विकसित करने के लिए काम करेंगे। तो मैं तो पुनः अनुरोध करूंगा कि भाई हम लोगों का है, और उधर जो पार्लियामेंट में ये बताया गया कि नहीं हो पाएगा, तो हम लोग तो आग्रह करेंगे कि इस पर जरूर गौर करिए। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वतन देव सिंह से मुलाकात की है। एक बार फिर से राजभर के बीजेपी में शामिल होने की खबरों के बीच ये मुलाकात पे हम बेहद अहम मानी जा रही है। बीजेपी में राजभर की वापसी की चर्चा है, सूत्रों के हवाले से ये खबर है। रुकना होगा यहाँ, छोटी सी ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज।